Hello everyone, welcome to Allied Classes. My name is Neeraj Joshi and today we are going to discuss some numericals which is based on electric flux and Gauss law. So starting from our very first numerical, क्या कह रहा है हमारा पैरा numerical समझते हैं. The question is saying that the electric field in a region is given by E equals to 3/5. जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है. E equals to 3/5 यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एक I कंपोनेंट है और साथ में J कंपोनेंट है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है. यहाँ पे E नॉट की वैल्यू क्वेश्चन ने हमें गिवन है. वी हैव टू फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू YZ प्लेन. क्या मतलब है क्वेश्चन का? जैसे अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस अपने यहाँ पे मेंशन करूं, ये हो गया मेरा x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस. ठीक है, तीनों एक्सिस हमने यहाँ पे ले ली. अब प्लेन जो है मेरा पैरेलल टू YZ प्लेन है. इसका मतलब मैं ऐसे मान सकता हूं कि ये जो प्लेन में है मेरा, ये YZ प्लेन पे है. तो अगर YZ प्लेन पे है तो हमें ये पता है कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शंस कैसी ली जाती है किसी भी प्लेन में. तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होती है? आउटवर्ड नॉर्मल. तो ये कहां को जाएगा इस केस में? हमारा x डायरेक्शन पे. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में करना क्या है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द फ्लक्स. इस फील्ड से फ्लक्स कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है. ठीक है, तो यहां पे हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है वो कितना गिवन है? 3/5 E नॉट I वेक्टर प्लस 4/5 E नॉट J वेक्टर. ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट है. फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है, phi इक्वल्स टू E डॉट ds. ठीक है, यहाँ पे ds है हमारा डॉट इनका एरिया वेक्टर, और जो यहाँ पे हमें करना क्या है? डॉट प्रोडक्ट. अगर हम इसको ओपन करेंगे तो मॉड E मॉड ऑफ सरफेस एरिया कॉस ऑफ एंगल थीटा. ठीक है, तो ये तो है स्मॉल सरफेस के लिए. पूरी एरिया के लिए तो हम s ले लेंगे जो भी हमारी इसकी एरिया है. अब हमें ये थीटा देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के साथ कैसे कैसे एंगल बन रहा है. तो अगर मैं I वाले का देखूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरा I कंपोनेंट है, तो वो तो मेरा एरिया वेक्टर के साथ बनाएगा 0 डिग्री का एंगल. लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा Y कंपोनेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के पास दो कंपोनेंट है, Y वाला कंपोनेंट होगा, वो मेरा इसके एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. तो इस रिलेशन से हम क्या कह सकते हैं? जो हमारा J वाला कंपोनेंट है उसके कारण कोई भी फ्लक्स नहीं होने वाला है. तो जो भी नेट फ्लक्स है वो हम केवल किसके कारण लेंगे? I वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स के कारण. तो सिंपल सा हम वैल्यू पुट कर सकते हैं. phi इक्वल्स टू 3/5 E नॉट की वैल्यू 2 into 10 की पावर 3 है, और ds यानी कि इसका ds तो स्मॉल हो गया, तो पूरा सरफेस एरिया हम देखेंगे तो हमें दे रखा है 0.2 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे पास रिलेशन. तो यहाँ पे cos थीटा तो 0 है, तो cos 0 1 हो गया है. ठीक है, cos ऑफ 0 डिग्री हमें कितना मिल जाएगा? 1. इस केस के लिए cos 90 जो y वाला कंपोनेंट है, तो cos 90 क्या हो जाएगा हमारा? 0. तो हमें केवल इसी को लेके सॉल्व करना है. तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 3 2 6 6 2 12. तो ये 1.2 इंटू 100 इंटू 10/5. तो 5 से कटेगा हमारा 20 टाइम्स, और इस 1.2 इंटू 10 12, तो 12 इंटू 20 विल बी 240. ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगी हमारे फ्लक्स की? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स. कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया है. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या देखना है हमारा? कि जो डायरेक्शंस है इलेक्ट्रिक फील्ड की उसको देखना है, एरिया वेक्टर के साथ कैसे कैसे एंगल बना रही है. अगर यहाँ पे जेड का कंपोनेंट होता तो भी उसके साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती, तो वो भी 0 हो जाता. तो जहां पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हमारा पैरेलल है, उसी के कारण हमने क्या निकाला है इसमें? नेट फ्लक्स. ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन. सो मूविंग अवर क्वेश्चन नंबर 2. दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं. अ चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ रॉड ऑफ लेंथ L.
तो हमारे पास एक चार्ज Q है जो कि एक L लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। कंसीडर अ हाइपोथेटिकल क्यूब ऑफ एज लेंथ L विद द सेंटर ऑफ द क्यूब एट वन एंड ऑफ द रॉड। तो सबसे पहले लेट्स टेक अ क्यूब, एक क्यूब ले लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल क्यूब इमेजिन करने को कहा है क्वेश्चन ने हमसे। तो यह है हमारा एक क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, एक रॉड लेनी है आपको जिसकी लेंथ L है, उसमें चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो उस रॉड का एक सेंटर है, मतलब जो रॉड का एक लास्ट पॉइंट है एज लेंथ L विद द सेंटर ऑफ द क्यूब एट वन एंड ऑफ द रॉड। तो ये सेंटर है, तो जो हमारी ऐसी एक रॉड होगी, तो हमने एक रॉड ले ली यहाँ पे, उसका एक जो सेंटर है वो कहाँ होगा, जो क्यूब का सेंटर है, तो मैंने इसको O कह दिया, सेंटर ऑफ द क्यूब को, और इसमें चार्ज हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें ये पता है इस क्यूब की जो डायमेंशंस है वो L है, आधा रॉड बाहर है आधा रॉड अंदर है, तो हाफ विल बी L/2 और आधी कितनी हो जाएगी हमारी L/2। अब हम ये कह सकते हैं, हमें ये बताना है कि फाइंड द मिनिमम पॉसिबल फ्लक्स, पूरा पॉसिबल फ्लक्स कितना होगा। तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, गॉस लॉ, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds क्या होता है हमारा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज हम कौन सा लेते हैं यहाँ पे, जो हमारा क्लोज सरफेस में एनक्लोज हो, एनक्लोज चार्ज वी हैव टू टेक। तो रॉड तो हाफ है, तो हाफ के लिए हम चार्ज क्या कह सकते हैं, जो चार्ज होगा वो हमारा कितना होगा, Q/2। इसके अंदर हाफ रॉड आ रही है, तो पूरे में चार्ज Q है, तो आधी रॉड में चार्ज आधी रॉड में जो चार्ज होगा दैट विल बी Q/2। तो Q की वैल्यू हमें मिल गई, Q डैश, जो Q की वैल्यू है वो क्या होगी हमारी, Q/2। तो जो चार्ज Q था वो तो पूरा है, ये तो Q नेट है, हाँ, तो यहाँ पे Q नेट लिख लो, Q नेट कितना होगा हमारा, Q/2। अब ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं अपनी Q नेट की वैल्यू रख लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसी को तो हम क्या कहते हैं, अपना नेट फ्लक्स। तो फाई नेट का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा Q/2 एप्सिलॉन नॉट आंसर, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमने कॉन्सेप्ट लगाया गॉस लॉ का, वी हैव टू टेक नेट चार्ज एनक्लोज इन अ क्यूब, ठीक है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लग रहा है। सो दैट देयर कैन बी नो नेट चार्ज इन अ रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट्स। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि कोई आपके पास एक रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है। किसी भी रीजन में अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम रहेगी। तो अगर मैं इस फिगर में कोई भी एक हाइपोथेटिकल एक 3D फेस सीधी सरफेस बना लूं, जैसे मैंने एक क्यूब बना लिया 3D, ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं फिगर को, ये साइड कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है इसकी। तो अगर मैं एक हाइपोथेटिकल हल्का सा कैसा भी एक क्यूब ले लूं इसमें, तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से एंटर कर रही है उतनी बाहर आ रही है, क्योंकि हर जगह हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू सेम है। तो मैं कह सकता हूं यहां पे इस बेसिस पे कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा मेरा इस केस में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा कितना हो जाएगा, 0। तो गॉस लॉ क्या कहता है मेरा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds यानी कि नेट फ्लक्स इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब नेट फ्लक्स तो मेरा 0 हो गया, जितना क्यूब से एंटर कर रहा है उतना ही बाहर आ रहा है, तो नेट फ्लक्स 0 हो चुका है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है दैट इज सेम, दोनों पॉइंट पे सेम है। तो ये तो मेरा 0 हो चुका है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ नेट फ्लक्स जो है, तो Q भी कितना हो जाएगा मेरा, 0, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि उसने कहा था कि देयर कैन बी नो नेट चार्ज, तो हमारा जो Q नेट है वो क्या हो जाएगा, 0, किसी भी उस रीजन में जहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म, ठीक है। इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे एक तरीके से और समझ लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई एक रीजन है, इन सारे रीजन में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो यूनिफॉर्म है, तो पोटेंशियल की भी वैल्यू सेम हो जाएगी। तो अगर मैं किसी भी पॉइंट पे लूंगा, कोई भी पॉइंट ले लूं इस रीजन पे, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो करंट भी 0 हो जाएगा, और अगर करंट 0 तो हम कह सकते हैं चार्ज भी क्या हो जाएगा, 0। तो दो तरीके से हम समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा,
The electric field in a region is given by, so here we have been given an expression for the electric field. क्या दिया हुआ है कि जो E है हमारा is given by E naught x upon L and the direction is I vector. So we have to find the charge contained inside a cubical volume. हमें चार्ज निकालना है, कितना होगा चार्ज enclosed in this cubical volume by the surface x equals to 0. These 6 surfaces have been given, जिससे हमने डायग्राम बनाया है क्यूब का, और ई नॉट की वैल्यू दे रखी है. ठीक है, यहाँ पे कुछ ये तो पता नहीं क्या एक्स्ट्रा कुछ टाइप हो चुका है, फाइंड एक्स. तो क्वेश्चन इतना सा है बस, वी हैव टू फाइंड द चार्जेस, और एल की वैल्यू भी हमें गिवन है और ए की वैल्यू भी हमें गिवन है. सबसे पहले अगर हम इस फिगर में देखते हैं तो हमारे पास जैसे कि क्यूब है तो 6 सरफेसेस है जो हमें गिवन है x0 xa. तो यहां से अगर हम ये कह सकते हैं कि x0 xa, तो ये वाला पॉइंट a हो जाएगा, सब में सेम ही है. जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चंस में y में a है और z में भी a, यानी कि जो पॉइंट्स है स्टार्ट तो हो रहा है ओरिजिन से. सरफेस का मतलब तो हो गया कि 3D प्लेन है. ठीक है, तो 3D प्लेन से हमने पूरा डायग्राम बना लिया. तो डायग्राम कुछ इस तरीके से है, और जो ये कोऑर्डिनेट्स है हमारे, ये वाला भी a हो जाएगा एंड दिस कोऑर्डिनेट विल आल्सो बी a. तो हमारे पास प्लेन भी हमें मिल चुका है इसमें, और साइड भी मिल चुकी है हमें कि इस क्यूब की जो हमारी एजेस हैं उसकी लेंथ कितनी होगी, हमारी a लेंथ होगी. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि वी हैव टू टेल हाउ मच द चार्ज विल बी इनसाइड दिस क्यूबिकल वॉल्यूम, ये हमें निकालना है. सबसे पहले अगर हम ये देखें, जो हमारा ये वाला प्लेन है YZ प्लेन पे, ये वाला जो हमारा प्लेन है, चलो इनकी नेमिंग कर देते हैं. तो A B C D, here we are taking E F G H. तो जो हमारा ये वाला प्लेन है B C E H, तो दिस प्लेन विल बी इन YZ प्लेन, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा हमारा वो बाहर को होगा. ठीक है, और इसके ठीक अपोजिट प्लेन जो होगा हमारा, उसका एरिया वेक्टर हमारा यहाँ को. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वो केवल एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें दे रखी है केवल आई कैप के. तो यहां पे तो अगर हम प्लेन देखेंगे अपना ADFG वाला, इसके साथ तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे एंगल हमारा बना तो 180 डिग्री रहा है एरिया वेक्टर के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ को हो जाएगा. तो थीटा जो है वो हमारा कितने का है, 180 डिग्री का. लेकिन हमें इसके कारण कोई फ्लक्स मिलेगा नहीं, क्योंकि जो हमारा एक्सप्रेशन है E का, उसमें जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारी 0. तो हमें जो फ्लक्स निकालना है वो कैसे निकालेंगे हम, फाई नेट विल बी इक्वल्स टू, अगर मैं कह रहा हूं इस वाले प्लेन से अगर मेरा फ्लक्स φ2 है और इस वाले प्लेन से फ्लक्स मेरा φ1 है, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, φ2 माइनस φ1. ठीक है, अब यहां पे एक चीज देख लेते हैं कि हमने और प्लेन के कारण फ्लक्स क्यों नहीं लिया. तो आप कोई भी प्लेन अगर लेते हैं, अगर मैं ये वाला प्लेन लूं ABHG वाला, तो इसका एरिया वेक्टर बाहर को हो जाएगा और एरिया वेक्टर यहां को है, तो 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0. इसी तरीके से इसके डाउन में एक प्लेन होगा, उसका एरिया वेक्टर यहां को, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की अलाउंग अगेन 90 डिग्री. सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये वाला प्लेन है ABCD, इसके कारण एरिया वेक्टर हमारा बाहर को होगा अगेन 90 डिग्री. तो कह सकते हैं कि केवल एक्स एक्सिस के अलाउंग, मतलब जो हमारा प्लेन YZ में है उसके अलावा सारे जो प्लेन है वो एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का. तो फ्लक्स में जो हम एंगल देखते हैं वो किस किस के बीच में देखते हैं, फाई का जो हमारा फॉर्मूला है वो है मॉड ऑफ E मॉड ऑफ S सरफेस एरिया एंड कॉस ऑफ थीटा. तो एंगल हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा cos 90, तो cos 90 विल गिव अस द वैल्यू 0. तो कहने का मतलब है जो नेट फ्लक्स है हमारा वो केवल BHEC और AGFD वाले प्लेन से ही होगा. उसमें भी φ1 तो हमने देख लिया, इसकी वैल्यू 0 होने वाली है, क्योंकि यहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0. तो अब हमारे पास जो बचा है फाई नेट, उसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, केवल φ2 की, और φ2 में हम रख लेंगे वैल्यू E डॉट S. तो E कितना हो गया हमारा, E नॉट x अपॉन L. अब हमें आई कैप लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम देख चुके कि जो एंगल है वो 0 डिग्री का है और cos 0 हमारा 1 हो चुका है. ठीक है, साथ में एरिया का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें इसमें, तो इसकी जो एरिया वो हो जाएगी हमारी a स्क्वायर. अब हमें a की वैल्यू दे रखी है इसमें 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर यानी कि
10 की पावर -2 स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर हमारा -4 आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी की वैल्यू लिख लेते हैं। सो हियर इन दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ ई नॉट इज 5 इंटू 10 टू दी पावर 3 है। x की वैल्यू हमारी है x, तो a के बराबर ही हो जाएगा वहां पे, क्योंकि जब हम यहां पे पहुंच रहे हैं तो ये जो x की लेंथ है वो हमारी a है, और l की वैल्यू कितनी है हमारी 2, a की वैल्यू है 1। बोथ आर इन सेंटीमीटर, दोनों ही सेंटीमीटर में है, तो हमें जरूरत नहीं है यूनिट को चेंज करने की, बस हम l की वैल्यू लिख लेते हैं कितनी 2। तो x तो हमारा किस में है, x इक्वल्स टू a, और a की वैल्यू हमारी क्या है 1, तो चेंज करने की जरूरत नहीं, इंटू 10 टू दी पावर -4। तो ये आ चुका है हमारा आंसर, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम फाइनली आगे सॉल्व करते हैं तो हमें ये कितनी वैल्यू देगा, तो अगर हम यहां पे देख लें तो 5 इंटू 10 की पावर -1, -4 प्लस 3 इज -1 अपॉन 2, दैट इज 2.5 इंटू 10 की पावर -1, और यू कैन से 0.25। लेकिन अभी तो ये फ्लक्स निकला है, वी हैव टू फाइंड द नेट चार्ज इनक्लोज्ड। नेट चार्ज कितना होगा हमें इसकी बात करनी है, ठीक है। तो नेट चार्ज की बात करने के लिए हम अब बाय अप्लाइंग द गॉस लॉ हम क्या कह सकते हैं, जो फाई नेट की वैल्यू है वो किसके इक्वल होने वाली है हमारी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो फाई हमें मिल चुका है, और वी कैन से 0.25, या हम कह सकते हैं 25 अपॉन 100, थोड़ा सिंपल करने के लिए। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वी नो 8.85 into 10 to the power -12. So this will give us the value of net charge. ये हमें किसकी वैल्यू दे देगा, नेट चार्ज की, ठीक है। तो this will become 4, इसको कैंसिल करते हैं अगर, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो 2.21 into 10 to the power -12. This will be in column, ठीक है। सो द क्वेश्चन वाज आस्किंग कि इसमें नेट चार्ज कितना होगा। सबसे पहले हमने ये देख लिया कि इसके कारण नेट फ्लक्स क्या है, उसके कारण हमने सरफेसेस के कारण एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल देखा, देन वी हैव कैलकुलेटेड आवर नेट फ्लक्स, फिर हमने लगाया गॉस लॉ, नेट फ्लक्स इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां से हमें मिल गया द वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसमें एक चीज और भी थी कि हमें ये पहले सरफेसेस से पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू a। तो सिंपल है, हमने क्यूब बना दिया यहाँ पे कि कैसे कैसे हमारी सरफेसेस आएंगी, x इक्वल्स टू 0 वाली कौन सी होगी, a वाली कैसी। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो हमारा क्यूब है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से कि इसकी एजेस हमारी क्या होनी चाहिए, ऑफ लेंथ a, ठीक है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 4th। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th की बात करते हैं। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक चार्ज है क्यूब के एक सेंटर में रखा हुआ है, वी हैव टू फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द 6 सरफेसेस ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले वी आर कंसीडरिंग अ क्यूब, हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि एक चार्ज है जो कि इसके सेंटर में आपने प्लेस कर रखा है। सो क्वेश्चन इज आस्किंग कितना फ्लक्स होगा इस फॉर द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द 6 सरफेसेस, पूरे जो 6 सरफेसेस हैं हमारे इस क्यूब के, उसके कारण नेट फ्लक्स कितना होने वाला है, दिस वी हैव टू टेल। तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, तो फाई नेट इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज एनक्लोज पूरा ही है हमारा Q इसके अंदर, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट ही हो जाएगा, क्योंकि हमें पूरे के कारण पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इज जस्ट आस्किंग फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द 6 सरफेसेस, जो पूरा 6 सरफेस है। तो हमने बस सिंपली गॉस लॉ लगा रखा है, और Q एनक्लोज यहाँ पे होता है हमारा, तो Q एनक्लोज में यहाँ पे हमारा पूरा ही चार्ज है, तो दिस विल बी आवर आंसर। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5th। सो दिस वाज इजी वन। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6th। 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, इन 6th क्वेश्चन अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस a by 2। तो यहां से दी हुई है हमें अबाउट द सेंटर ऑफ अ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर ऑफ एज a। तो मान लेते हैं कि इसकी एज ये जो है वो a है। वी हैव टू फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्क्वायर सरफेस। इस केस में हमें केवल इस स्क्वायर सरफेस से निकालनी है, और जैसे मान लो ये सेंटर है, तो यहां पे इसकी जो लेंथ है वो a by 2 हमें दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले इफ यू वांट टू अप्लाई द गॉस लॉ इन दिस क्वेश्चन वी नीड अ क्लोज फिगर। हमें क्या चाहिए, क्लोज फिगर। तो अगर मैं एक फिगर बनाऊं जिसमें
एक स्क्वायर प्लेन को मैं क्लोज कर पाऊंगा तो वो हमारी कैसी होगी, एक स्क्वायर शेप की, ठीक है। तो जो बॉटम वाली प्लेन है, ये वाला जो हमारा शेप है, ये वाला हमारा हो गया बेस का। तो इसको अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक सिमेट्रिकल सरफेस हम बनाएंगे तो क्यूब, जिस क्यूब की साइड हमने क्या ले रखी है, ए। तो अगर मेरा ये वाला प्लेन ए बी सी डी, ये वाला प्लेन मेरा ये है ए बी सी डी, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि इस प्लेन के a/2 डिस्टेंस ऊपर हमारे पास कितना चार्ज है, एक क्यू चार्ज है, अ चार्ज कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू चार्ज इज गिवन एट अ डिस्टेंस a/2। इस प्लेन से a/2 पे हमारे पास चार्ज है। हमें यह बताना है कि इसके कारण नेट फ्लक्स कितना होगा। रिमेंबर वन थिंग, यहां पे हमें केवल इस स्क्वायर से कितना होगा यही बताना है, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, फाई नेट इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे Q क्या है हमारे पास, नेट चार्ज। नेट चार्ज इस केस में कंप्लीट हो गया। तो इस पूरे क्यूब की अगर मैं बात करूं तो आंसर तो हो जाता मेरा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन उसने पूछा है थ्रू द स्क्वायर सरफेस। तो अगर मैं ये बताऊं आपको कि जो थ्रू द स्क्वायर सरफेस, एक स्क्वायर सरफेस के कारण हमारा स्क्वायर सरफेस के कारण कितना फ्लक्स होगा, तो उसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां पे हम 1/6 टाइम्स हो जाएगा नेट फ्लक्स के, क्योंकि हमें 6 फेसेस हैं और केवल एक से देखना है। तो एक से देखना है तो हम क्या करेंगे, 1/6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो दिस वाज आल्सो वेरी इजी वन। यहां पे हमने बस पहले एक सिमेट्रिकल सरफेस देखी कि इसके लिए हम एक क्लोज सरफेस क्या बना सकते हैं, एंड दैट इज क्यूब। फिर हमने देखा पूरा क्यूब होगा तो उसके कारण तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक सरफेस के कारण इट विल बी 1/6 ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट।